नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि जो हम लोग जीआईसी का जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और हमने बताया भी था कि सारे प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे आपका पीडीएफ भेजा भी गया है। प्लस जो है ये 4th नंबर का सेट है। इसके पहले जो 3 सेट हैं यदि आप उसको नहीं पाए हों तो यूट्यूब पे जाके इस चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ से हम दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप वनडे जंक्शन सर्च करेंगे, ठीक, वनडे जंक्शन लिख के तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे 107 वीडियो है टोटल। और यहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिस सेट की हम लोग बात कर रहे थे तो 4th नंबर का ये सेट है, तो तीसरा आपका यहीं पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा भी है और पहला जो सेट है ये भी यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं और इसमें आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जैसे ये देखिए जीएस का जो 2008 का प्रीवियस ईयर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। और प्लस यहाँ पे आपका जो ज्योग्राफी का आपका यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का देखिए 110 प्रश्नों का सॉल्व है, 200 प्रश्नों का सॉल्व है यहाँ पे दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए टोटल 200 प्रश्न का पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में यहाँ पे टोटल किया गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। आप लोग आते हैं जो प्रैक्टिस सेट है उसमें प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ उनको मिल सके। और टोटल ये प्रैक्टिस सेट आपका फ्री रहेगा। और ज्योग्राफी का आप लोग जान रहे हैं, यदि ज्योग्राफी का आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नेट का भी सेट अवेलेबल है, आरपीएससी या हायर का भी आपका यूजफुल रहेगा नेट के लिए ही, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड चारकोलिथिक एज, यानी चारकोलिथिक जो एज है, युग है, वो किसको कहा जाता है। तो प्री स्टोन एज को, नियोलिथिक को, या फिर चालकोलिथिक एज को, या फिर आयरन एज को, यानी पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण या फिर लौह युग। तो चालकोलिथिक जो एज है ये किसको बोला जाएगा। ये चालकोलिथिक एज यहाँ पे देखिए लिखा भी है। यदि हिंदी में देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे समस्या हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे वही चीज़ें पूछा, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा भी गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपरा को ग्रहण किया, उन्होंने भारतीय वातावरण में समन्वित किया। तो किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपरा को ग्रहण किया और उन्हें भारत के वातावरण में समन्वित किया। तो ये सुल्तान कौन है। इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो विच एमंग फॉलोइंग द सुल्तान फॉलोड बाय पर्सियन ट्रेडिशंस एंड इंटीग्रेटेड देम इन द इंडियन एनवायरनमेंट, ठीक। तो सुल्तान है कौन से, रुकनुद्दीन फिरोज खान, सॉरी रुकनुद्दीन फिरोज खान नहीं, यहाँ पे इल्तुतमिश है ये, क्योंकि इल्तुतमिश ये सल्तनत कालीन इल्तुतमिश ने तुर्कों की बड़ी संख्या में यहाँ पे इन्होंने अवस्थाएं प्रदान की थी। तो इल्तुतमिश ने कहा था कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना संभव नहीं है। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा के मांग पत्र पर उन्होंने भारतीय प्रदेशों की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। उसमें उन्होंने ईरान की राजतंत्री परंपरा को ग्रहण किया और उसे उन्होंने भारतीय वातावरण में इंटीग्रेटेड किया, यानी समन्वित किया था, ठीक। तो राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था, यूरोज, नील, गफ या फिर हैवलॉक। तो किसका सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में यूरोज का सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई सर्वप्रथम उसको हरा देती हैं, लेकिन बाद में अप्रैल 1858 में हीरोज ने झांसी पर फिर अधिकार कर लेता है। अगला देखिए 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था। तेलंगाना है, विदर्भ है, मालाबार है और मराठावाड़ा है, ठीक। तो मोपला जो रिवोल्ट हुआ था 1921 में, ये किस प्लेस पे हुआ था इसमें पूछ रहा है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आपका मालाबार प्लेस पे हुआ था, यानी मालाबार जो केरल में है वहाँ पे हुआ था मोपला रिवोल्ट, ठीक, 1921 में। और ये कारण क्या था इसका मोपला रिवोल्ट का। तो इसका कारण ये था कि यहाँ पे जो काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और ज़मींदारी अधिकतर यहाँ पे क्या थे, ज़मींदार जो थे वो हिंदू थे, ठीक। तो जो ज़मींदार थे वो ज़मींदारों के शोषण के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन ये चालू किया गया था, ठीक। तो अगला देखिए यहाँ पे 9 नंबर का जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। पीर पंजाल रेंज इज फाउंड इन। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है कहाँ पे पाई जाती है, अरुणाचल में, जम्मू में, पंजाब में, उत्तराखंड में।
पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहाँ पे पाई जाती थी? आपका जम्मू कश्मीर में है। जैसे धौलाधर हो गया हिमाचल में है, नागटिप्पा आपका और महाभारत नेपाल में है, मसूरी कुमायूं में है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर में आपका पीर पंजाल है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मानसून कम फर्स्ट? तो भारत के किस राज्य में मानसून पहली बार आता है? पहली बार सबसे आगे है कौन सी में आता है? तो आपका यहाँ पे केरल में मानसून पहली बार आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न दे रखा है तीसरा देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज सिराज ऑफ द ईस्ट ड्यूरिंग रेन ऑफ सरकारी सल्तनत? तो यहाँ पे सॉरी सरकारी नहीं सरकी सल्तनत है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा गया? तो पूर्व का सिराज किसे बोला गया था सरकी के समय? चूँकि देखिए यहाँ पे जो सरकी वंश की स्थापना हुई थी जौनपुर में, जौनपुर नगर की स्थापना आप जानते हैं कि जौना खां की याद में या उसके नाम पे फिरोज खान तुगलक या फर्स्टी ने बनाया था। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे बोला जाता था? तो इब्राहिम साहब सरकी ने 1398 के आसपास जो है जौनपुर नगर को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाया था। ये सरकी वंश के महानतम शासक भी थे। ठीक, तो जौनपुर नगर की अनेक इमारतें अभी भी यहाँ पे स्थित हैं, जैसे आपका अटाला मस्जिद हो गया, ये सभी यहाँ पे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या था कि भारत के सिराज के नाम से किसको जाना जाता था या पूर्व के सिराज को जौनपुर को जाना जाता था। दसाला प्रणाली किससे संबंधित है? तो व्हाट मेड द दसाला सिस्टम ग्रो? तो दसाला सिस्टम किसने बनाया था? तो ये जो दसाला सिस्टम है, ठीक, ये किससे विकसित हुई थी? ये जप्ती से आपका डेवलप हुई थी दसाला सिस्टम। तो टोडरमल ने जो भू राजस्व प्रशासन में शेरशाह और अकबर के मध्य निरंतर एक कड़ी को ये माना था। अकबर ने टोडरमल के अधीन पूरा राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करके जप्ती प्रणाली को लागू कराया और यही प्रणाली जो थी जप्ती वाली आगे चलकर 1580 में दसाला प्रणाली का आधार बनती और दसाला प्रणाली संपूर्ण राज्य में लागू नहीं थी बल्कि केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित थी जिन क्षेत्रों में जप्ती था। तो दसाला किससे आई? जप्ती से आई थी। अगला देखिए कि महालवारी ट्रेडिशन वाज लॉन्च्ड इन, यानी महालवारी प्रथा कहाँ पे लागू की गई? तो महालवारी जो प्रथा थी ये कहाँ पे लागू हुई थी? ये आपका लागू की गई थी यूपी और राजस्थान में महालवारी लागू की गई थी। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे दे रखा है 11 नंबर देखिए, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? तो चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है इसका मुख्य जो रीजन है कि इस पर वायु के यानी यहाँ पे देखिए इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल के वेग से कम है, इसलिए यहाँ पे वायुमंडल उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखिए कि वायुमंडल के नहीं होने का कारण यहाँ पे पूछ रहा है। अगला देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था? ठीक, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? तो ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया जो है कौन सा रिवेन्यू पॉलिसी इसमें शामिल नहीं था? तो इसमें दिया है कि इंक्रीज पॉवर्टी ऑफ पीजेंट, यानी किसानों की बढ़ती हुई गरीबी। अगला है कि किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार, और नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है जमींदारों का विस्तार या फिर डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा भारत में अंग्रेजों के भू राजस्व की नीति का परिणाम नहीं था? तो किसानों की गरीबी राजस्व नीति का परिणाम था। ठीक, किसानों पर ऋण जो है राजस्व नीति का परिणाम था। जमींदारों का विस्तार राजस्व नीति का परिणाम था, लेकिन डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ये राजस्व नीति का परिणाम नहीं था। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग, 12 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर? तो सी वाटर में मैक्सिमम जो सैलिनिटी है वो किस नमक की होती है? तो सोडियम क्लोराइड का मैक्सिमम होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट होता है। तो याद रखिएगा क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर क्या है? फिर कैल्शियम सल्फेट है, फिर पोटेशियम सल्फेट है, ये क्रम है।
चलिए 18 नंबर देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के टोटल जो है आपके 12 जोड़े होते हैं। तो टोटल कितनी पसलियाँ होती हैं? 24 पसलियाँ होती हैं। ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा 12 जोड़े होते हैं। अगला देखिए, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो मानव कलाई में जो नाड़ी है वो स्पंदन करती है। कारण उसके क्या है कि हृदय से दुरंतर, हृदय से मंदंतर, या फिर उसी दर पर जिस तरह से हृदय करता है, या हृदय से स्वतंत्र होकर मानव कलाई में जो नाड़ी है इसका स्पंदन किस रूप में होता है? तो ये जैसे ही आपका हार्ट बीट होता है सेम उसी रेट पे होता है। ठीक, और अगला यहाँ पे 13 नंबर देख लिए, निम्न में से कौन सा एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का कौन सा इसेंशियल क्वालिटी नहीं है? विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण, नाम मात्र का राज्याध्यक्ष, सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित कार्यकाल। ठीक, तो संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण कौन सा नहीं है? तो संसदीय प्रणाली का जो आवश्यक गुण है वो निश्चित कार्यपालिका है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वास्तविक कार्यपालिका अपने पद पर तभी तक रहती है जब तक उसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है। यानी कि निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ठीक, तो सर्टेन टर्म ऑफ द ऑफिस यानी निश्चित कार्यकाल नहीं होता कभी भी, यहाँ पे ये भंग हो सकती है, क्योंकि जब भी उनका विश्वास मत टूट जाएगा। ठीक, अगला देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, और वो भी आसानी से? तो ये करता कौन है? ये है विकल्प में क्लोरेला है, टाइगर है, अर्थवार्म है, डूडर्स है यानी कसगुड्डा है। तो क्लोरेला जो है ये क्या करता है कि कुशलतापूर्वक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर देता है। अगला देखिए 14 नंबर देखते हैं, 21 नंबर बाद में देखेंगे हम लोग। 14 नंबर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज। तो सेंट्रल यानी केंद्रीय बैंक, जो क्या केंद्रीय बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक। तो इसका जो मुख्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सरकार का प्रतिनिधि, नोट ना निर्गमन, बैंकों का बैंक या साख का नियंत्रण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है ये क्रेडिट का है, यानी साख नियंत्रण का है, क्रेडिट कंट्रोल का है। ठीक, केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई का। ठीक, और भी काम होते हैं इसके, लेकिन ये मुख्य महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है एम्पियर, क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? ठीक, तो एम्पियर से आपका विद्युत धारा की माप की जाती है, जबकि विभवांतर वोल्ट हो गया, प्रतिरोध ओम हो गया, शक्ति का आपका यानी पावर का क्या है? वाट है। ठीक, अगला देखिए 21 नंबर का जो प्रश्न दे रखा है इसमें पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लायन टेल्ड मास्क फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटाट? यानी कि किसमें जो है सिंह पुच्छी बानर मैकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो किसमें ये पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, आईसीएन की रिपोर्ट की आकलन हम लोग करें तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के पश्चिमी घाट में होने का अनुमान है। पश्चिमी घाट के साइलेंट वैली में इसकी संख्या मैक्सिमम पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं 1, 2 और 3 यहाँ पे राइट है, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। अगला देखिए 16 नंबर, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। अवरक्त स्पेक्ट्रम कहाँ पे स्थित है? रेडियो तरंग और सूक्ष्म के बीच में, या फिर सूक्ष्म तरंग और दृश्य तरंगों के बीच में? तो जो अवरक्त स्पेक्ट्रम होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, ये सूक्ष्म और दृश्य तरंगों के बीच में जो है ये काम करता है, यानी कि ये स्थित होता है। ठीक, यानी कि जो आपका इंफ्रारेड है ये विजुअल माइक्रोवेव और विजुअल रेंज के बीच स्थित होता है। अगला देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ये मैथ वाले प्रश्न आ गए हैं। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 17 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टेट? तो राज्यों में जो सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का वो कौन सा है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, या फिर हीलियम का हाइड्रोजन में, या रेडियोधर्मी पदार्थों का अच्छा है, या फिर ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक, तो ये किसके द्वारा है यहाँ पे कि सितारों में यानी स्टार्स में जो
एनर्जी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, ये कैसे प्राप्त होती है, इसका सोर्स क्या होता है। तो जो स्टार्स हैं उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है वो होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यानी हाइड्रोजन चेंज इनटू हीलियम। ठीक, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स क्या है, हाइड्रोजन चेंज इनटू हीलियम, राइट आंसर। चलिए अगला देखिए हम लोग, यहाँ पे मैथ वाला जो पोर्शन दिया गया है 22 देखिए, दिया है कि एक किराना व्यापारी है जो 20% लाभ पर चावल बेचता है। ठीक, पर तौल में वो क्या करता है, 25% की कमी कर देता है, तो कुल लाभ का जो परसेंटेज है वो कितना प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक व्यक्ति है जो चावल के पैकेट, यदि सपोज हम लोग करें कि चावल पैकेट पर जो है कितना अंकित है, 1 kg अंकित किया गया है। ठीक, तो वास्तविक माप क्या हो जाएगा, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो 1000 ग्राम का और कितना कम कर रहा है, ये 25% जो है कम तौल दे रहा है, तो 1000 का 75% कर लेंगे। ठीक, क्योंकि 75% ही तो है वो, तो ये टोटल आ जाएगा 750 ग्राम, यानी कि जो 1 किलो का पैकेट वो दिखा रहा है वो रियल में क्या है, 750 ग्राम का है। तो इसलिए यदि हम लोग 1 ग्राम का क्रय मूल्य निकाल लें, तो 1 ग्राम का क्रय मूल्य यदि मान लीजिए 1 रुपया हो, तो 750 का क्या हो जाएगा, तो 750 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 750 का हो जाएगा 750 रुपये, 750 ग्राम का, क्योंकि यही तो आपका रियल वेट है। ठीक, तो 750 ग्राम का 750 रुपये, तो 750 ग्राम का जो ये क्या निकला हम लोगों ने, ये क्रय मूल्य निकाला है, जबकि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो वो आपका जो है 20% लाभ लेके बेच रहा है, तो यानी जो 25% है ये आपका कम तौल रहा है, तो कितना वो हो जाएगा, टोटल 750 ग्राम का जो मूल्य हो जाएगा ये 1000 रुपये का हो जाएगा। ठीक, ये तो टोटल हम लोगों का ये निकला। अब प्रश्न के अनुसार देखें तो 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि यदि 20% लाभ की हम लोग बात करें तो ये 100% पे हम लोगों ने देखा था, तो ये हो जाएगा कितना, 120%। ठीक, और हमारे पास मिला है कितना, टोटल जो विक्रय मूल्य क्या है वो 1000 मिला है। ठीक, तो विक्रय मूल्य 1000 का 120% जो निकाल लेंगे तो इससे हमारा मिल जाएगा कितना, 1200। ठीक, तो ये टोटल हम लोगों को क्या मिल गया, ये 1200 रुपये ये विक्रय मूल्य मिल गया। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 750 है। ठीक, तो इसलिए लाभ की गणना यदि हम लोग करें, कुल लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ की गणना करें तो टोटल ये सेलिंग प्राइस 1200 है और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 750 है। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 में से 750 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 450। तो जो ये 450 प्राप्त हुआ ये हमें क्या मिला है, लाभ मिला है। अब यहीं से लाभ परसेंटेज निकाल लीजिए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटे 100, यानी प्रॉफिट जो हमारे पास मिला है वो कितना है, प्रॉफिट देखिए यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट 450 का है डिवाइड बाई क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 750 रुपये का था इंटू 100। ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा और यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60%। ठीक, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और ये 15 तियाँ 45, तो 15 चौका 60%, ये आपका आ गया क्या, लाभ परसेंटेज। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा बी 60%। इसके और भी ट्रिक हैं लेकिन ये बेसिक मेथड है, इसको ज़रूर देखिए। अगला देखिए यहाँ पे दिया 23 नंबर में कि इसमें दे रखा है 23 नंबर में, किसी काम को पूरा करने के लिए x को 8 घंटे लगते हैं, उसी काम को पूरा करने के लिए y को 12। उसी काम को पूरा करने के लिए यदि x और y दोनों साथ मिल जाएं लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करें तो कितना समय लगेगा, ये टोटल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि x के द्वारा जो किया गया कार्य है उसमें लगा समय कितना दे रहा है आपका, यहाँ पे x का जो समय दे रहा है 8 घंटा दे रहा है, y का कितना दे रहा है 12 दे रहा है। अब दोनों साथ मिलके काम करेंगे यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये काम कितना हो जाएगा, ये आपका 1/, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा x इंटू वाई जो फार्मूला होता है इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, तो ये x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ये आपका 8 गुणे 12 बटे 8 प्लस 12, ये 12 8 96, 96 बटे 12 8 बिट 20 हो जाएगा और ये काटने पे आ जाएगा आपका 24, 4 24 है यहाँ में देखिए 24 आ जाएगा, 24 चौका 96 और 4 पचे 20 यानी 24 बटे 5 आ जाएगा ये आंसर। ठीक, तो 24 बटे 5 का मतलब यहाँ पे किस में निकालना, बटे में, सही बटे में निकालना है। तो 5 चौक 20, 5 4 24 और ये डिवाइड बाई 5,
4 सही 4/5 घंटे आएगा, यानी कि कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसमें दे रखा है कि 624 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक रेलगाड़ी बी से 6 घंटे अधिक समय लेती है। अगर रेलगाड़ी ए की गति दोगुनी की जाए तो उसे रेलगाड़ी की तुलना में 5 घंटे का समय कम लगेगा। तो ट्रेन बी की जो गति है वो आपको यहाँ पे निकालनी है, कितनी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा है वो क्या क्या चीज़ें दे रखा है कि 624 किलोमीटर यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी बी से 6 घंटे अधिक समय लेती है। तो मान लिया कि बी द्वारा जो 624 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 6 घंटे अधिक लेती है। तो सपोज कि जो टोटल दूरी कितना 624 है, तो मान लीजिए कि बी जो ट्रेन है उसके द्वारा 624 को पूरा करने में टी घंटा लेती है। यहीं ए द्वारा जो है 624 को पूरा करने में टी + 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 घंटे अधिक ले रहा है। ठीक, बी से अधिक ले रहा है ना 6 घंटे, तो बी का टी हमने माना है, तो ए का क्या हो जाएगा, टी + 6 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की जो स्पीड निकालेंगे, ए की चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है, दूरी आपका 624 है, समय क्या है, टी + 6 है। क्लियर हुआ। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ए की गति को दोगुनी करने पर, ठीक, तो कितना समय लगेगा। यदि दोगुनी कर दी जाए तो ये आपका हो जाएगा t-5। ए की जो गति है वो दुगनी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, t-5 घंटे का समय लगेगा। इसलिए चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। ये 5 नहीं 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम लोगों को निकालना है कि ए की गति को दुगनी करने पर, यहाँ पे जो आपका विकल्प दिया है ये देखिए, यदि ए की गति दोगुनी की जाती है तो उस रेलगाड़ी को 5 घंटे कम समय लगेगा। अर्थात कि जब ए की चाल को दोगुनी कर दी जाए तो समय कितना हो जाएगा, t-5 हो जाएगा। ठीक, यदि हम लोग प्रश्न की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पे दूरी बटे समय यानी t। तो चाल जो दिया नहीं गया है ये निकालना है। तो दूरी कितनी दी है, दूरी हमारे पास है 624 / t + 6। ठीक, t + 6 दिया गया है और ये आपका × 2 है, और इसके बराबर कितना हो जाएगा, जो कुल दूरी है / t-5 है, क्योंकि जब दोगुनी किया जाएगा तब इसके बराबर हो पाएगा ये। ठीक, इसीलिए इसमें 2 का गुणा किया गया है। तो इस आधार पे हम लोग देखें यहाँ पे ये 624 बटे t + 6 × 2 था, बराबर ये 624 बटे t-5 था। 624 से कट गया। ठीक, और ये इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर, ये आपका हो जाएगा 2 × t-5 हो जाएगा, और ये इधर कितना हो जाएगा, ये t + 6 हो जाएगा। यदि इसको आप पक्षांतर करेंगे, एक तरफ ले लेंगे, तो ये आपका 2t, ठीक, 2t - 10 बराबर t + 6 हो जाएगा। तो t को इधर लेंगे तो t बराबर आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, -10 है, ये इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये दक्षक 16 घंटे हो जाएगा। यानी समय जो आ गया यहाँ पे 16 घंटे आ गए। ठीक, अब यहाँ से b की हम लोग चाल यदि निकाल लें तो b की चाल हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 624 बटे, चूँकि हम लोगों ने b के द्वारा 624 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय शुरुआत में क्या माना था, t माना था। तो यहाँ पे b की चाल जो होगी यानी स्पीड ऑफ b बराबर हो जाएगा 624, जो कुल दूरी बटे समय 16 घंटे लग रहे हैं t। ठीक, तो इसमें काटने पे आपका 39 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। ठीक, यानी घंटा आएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 31 नंबर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि 5 किताबें ABCDE एक मेज पर रखी गई हैं। किताब D C के नीचे है और किताब B किताब E के नीचे है। किताब A किताब C के ऊपर है, लेकिन किताब B के नीचे नहीं, सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो रखी किताबें कौन सी हो जाएंगी। ठीक, इस हिसाब से निकालिए। यहाँ पे आपका टोटल 6 है, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो आपका दिया है किताब D किताब C के नीचे है। ठीक, तो यानी कि यदि D यहाँ पे कर दिया जाए तो C आपका ये हो जाएगा। ठीक,
और यहाँ पे ए किताब जो सी के ऊपर है तो यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि ये सी के जस्ट ऊपर है, ठीक। और यहाँ पे किताब बी किताब ई के नीचे है, तो यदि हम लोग किताब ई इसको मान लेते हैं तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे सेट हो गया ए बी सी डी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया, ठीक। तो टोटल यहाँ पे आपका ये सेट हो गया। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन सा है, डी और ई है, तो ई और डी यहाँ पे आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, यहीं पे देख लीजिए 30 उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है। तो यूपी का सबसे पूर्वी जो शहर है वो है आपका बलिया, जो बिहार से आपका सटा हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है एक घड़ी 8 बजे प्रातः ठीक की गई और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज़ हो जाती है। दूसरे दिन जब घड़ी 1 बजे समय दिखाती है तो सही समय क्या होगा, ठीक। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आपका हो जाएगा कि 8 बजे सुबह जो है अगले दिन सायं लगभग 1 बजे तक जो घंटों की संख्या होगी वो लगभग 24 यहाँ पे हम लोग निकालें कि 8 बजे से 8 बजे अगले दिन से सायं अगले दिन शाम 1 बजे तक जो हो जाएगा, ये टोटल हमारे पास घंटों की संख्या हो जाएगी। 8 से 8 मिलाइए कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो गया, प्लस 1 बजे यानी कि 8 4 12 1 यानी 5। यहाँ पे वही तो लिखा है, दूसरे दिन जब 1 बजे सायं दिखती है तो घड़ी का सही समय क्या होगा। तो ये अंतर कितने एक आ जाएगा, टोटल 29 आ गया, 29 घंटे, ठीक। तो यदि 24 घंटों की घड़ी तेज़ होती है, 24 घंटों में घड़ी तेज़ होती है, ठीक, तो ये बराबर कितने को हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया है कि 24 घंटे में 10 मिनट तेज़ होती है। तो यहाँ पे आपका 24 घंटे में जो घड़ी हो जाएगी ये 10 मिनट तेज़ हो रही है, ठीक। यही जो है यदि हम लोग 29 मिनट की, ये टोटल 29 हमको मिला ही है, तो 29 24 घंटे में और ये 29 है, 29 घंटों में जो घड़ी तेज़ होगी वो कितना हो जाएगा, 10/24 गुणे 29। तो इस आधार पे हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 12 मिनट, ठीक। तो घड़ी द्वारा जो सही समय लगाया जाएगा वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा 12 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 0.12, ठीक, आवर। तो इस आधार पे 1 घंटे यानी 1 बजे से आपका 0.12 हट जाएगा तो यह आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट जो है 12:48, ठीक। ये PM वाले होंगे। तो इस आधार पे जो विकल्प यहाँ पे दे रखा है 12:48, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए 33 में एक लीप वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार है, ठीक। उसके बाद दे रहा है कि उसके पहले वर्ष में 1 जनवरी को कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो पिछले वर्ष के कुल जो दिन होते हैं कितने हैं, 365 हैं। तो शेष दिन कितने हो जाएंगे, जो 365 है उसमें शेष दिन कितने आ जाएंगे। तो शेष दिन जो है आपका टोटल हफ्ते का 7 का ये रहता है। तो यदि हम लोग निकालेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, एक एक्स्ट्रा बच रहा है यानी कि एक दिन पूर्व। तो पिछले वर्ष का जो दिन है वो 1 जनवरी को का दिन जो है क्या रहेगा, वो मंगलवार रहेगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे बुधवार था तो ये कम हो जाता है, ये आप जानते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे 25 नंबर दिया है कि 16 सितंबर 2020 को जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो मानव विकास पूंजी सूचकांक में जो भारत का प्लेस है वो आपका 116 है। अगला, गिरीश चंद्र मुर्मू किस क्रम के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये किस प्रकार के लेखायुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये 14वें लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षा हैं जो 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS रहे हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल भी थे, ठीक। अभी उन्हें कैग बना दिया गया है और ये कैग कौन सा बनाया गया, इन्हें 14वां नंबर का ये कैग का बनाया, ठीक। तो कैग का इसमें कौन सा इनका ईयर है, तो ये आपका 14 नंबर पे है ये, ठीक। 25 पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे 26 था आपका गिरीश चंद्र मुर्मू का, 14वें क्रम की ये हैं, ठीक। अगला देखिए 34 नंबर पे जो दिया गया ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। 34 नंबर में प्लस का गुणा जो जहाँ जहाँ आपका दिया गया है यहीं पे उसकी जगह आप इसको रिप्लेस करते रहिएगा। इसका जो राइट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा ये हो जाएगा 75,
ठीक, तो यहाँ पे आपको ये लगाना है। 34 नंबर आपके लिए है। किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की थी? तो ग्राम संपर्क अभियान की जो शुरुआत करने वाली बैंक है उसका नाम है पीएनबी बैंक। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का नया जो सूचना आयुक्त 7 नवंबर 2020 को नियुक्त किया गया वो है एस वर्धन कुमार सिन्हा। ठीक, यानी केंद्रीय सूचना आयोग का नया सूचना आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है। सिटमैक्स 2020 सैन्याभ्यास में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो सिटमैक्स में कुल कितने देश भाग लिए थे? 3 देशों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें आपका जो इसकी मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन की संयुक्त मेज़बानी में ये किया गया था। ठीक, सॉरी, ये आपका जो सैन्याभ्यास में कुल कितने देश हैं? तो इसमें आपका भारत है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। ठीक, इनकी नौसेनाओं के बीच ये आपका युद्धाभ्यास था। COP26 जो दिया गया है यहाँ पे आपका, ठीक, जो COP26 दिया गया है इसका आयोजन किस स्थान पर होगा? तो COP26 का जो आयोजन होगा ये आपका जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, जो संयुक्त रूप से ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे संयुक्त रूप से मेज़बानी करेंगे। ठीक, यानी कि ये हो चुका है अभी। ये 12 दिसंबर 2020 को घोषणा की गई थी और 2021 में COP26 का आयोजन होना था। टीवी चैनलों में जो टीआरपी प्रणाली की समीक्षा के लिए किस की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो टीआरपी यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट के मूल्यांकन के लिए जो समिति गठित की गई है ये शशि एस वेम्पति की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक, अगला है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 के अनुसार भारत किस पायदान पर है? तो भारत जो है किस नंबर पे है? ये 46वें नंबर पे है। अगला है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट 2020 गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्म एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो सिपरी के अनुसार 2020 के अनुसार जो है शीर्ष हथियार निर्यातक देशों का सही क्रम कौन सा है? तो नंबर 1 पे कौन सा है? यहाँ पे आपका अमेरिका है, फिर आपका रूस है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है। तो अमेरिका, फिर रूस है, फिर फ्रांस है, फिर जर्मनी है, यानी 1, 3, 2 और 4, यानी बी विकल्प यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नोएडा आपका कहाँ पे स्थित है? ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और अगला यहाँ पे देखिए लास्ट प्रश्न जो है आज का 40वां नंबर यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग, भारतीय गुणवत्ता परिषद, वित्त आयोग, नीति आयोग और भारतीय गुणवत्ता परिषद के संयोग से। ठीक, तो ये किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग और भारतीय गुणवत्ता परिषद के सहयोग से ये चालू किया गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।